हमारा घर हमारा विद्यालय में आप सभी का स्वागत है। आज कक्षा 12वीं के लिए हम पढ़ेंगे अध्याय 4। ये हमें मिलता है समष्टि अर्थशास्त्र एक परिचय और आय और रोजगार के निर्धारण के संबंध में पढ़ेंगे। तो प्रोफेसर J.M. कीन्स ने 1936 में अपनी पुस्तक रोजगार ब्याज एवं मुद्रा पर सामान्य सिद्धांत प्रकाशित की। इसमें सिद्ध किया कि अर्थव्यवस्था में संतुलन तब होता है जब समग्र मांग समग्र पूर्ति के बराबर होती है। आय के संतुलन स्तर पर बचत एवं विनियोग एक समान होते हैं। समष्टि अर्थशास्त्र का मौलिक उद्देश्य परिवर्तनों के मूल्यों को निर्धारित करने के प्रक्रमों का वर्णन करने में सक्षम सैद्धांतिक उपकरण यानी मॉडल का विकास करना है। अर्थात मॉडलों के माध्यम से कुछ प्रश्नों का सैद्धांतिक व्याख्या करने का प्रयत्न किया जाता है। जैसे अर्थव्यवस्था में धीमी समृद्धि की अवधि अथवा समय अथवा कीमत स्तर में वृद्धि, बेरोजगारी में वृद्धि के क्या कारण हैं, और एक ही समय इन सभी परिवर्तनों के संबंध में बताना कठिन है। यदि हम अन्य किसी परिवर्तन विशेष के निर्धारण पर ध्यान केंद्रित करें तो हमें अन्य सभी परिवर्तनों के मूल्यों को स्थिर रखना चाहिए, और यह प्रायः किसी भी सैद्धांतिक अभ्यास का प्रारूपी रूढ़ीकरण है, जिसे सेटेरिस पारिवस की मान्यता कहते हैं। यानी ये सैद्धांतिक अभ्यास का प्रारूपी रूढ़ीकरण है, जिसे सेटेरिस पारिवस की मान्यता कहते हैं, जिसका अर्थ है यदि अन्य बातें समान रहे। ये प्रश्न परीक्षा में पूछा जा सकता है कि सेटेरिस पारिवस की मान्यता किसे कहते हैं। तो किसी भी सैद्धांतिक अभ्यास का प्रारूपी रूढ़ीकरण है, जिसे सेटेरिस पारिवस की मान्यता कहते हैं, और जिसका अर्थ है यदि अन्य बातें समान रहे। और हमें इस प्रकार की हम इसे इस प्रकार भी समझ सकते हैं कि दो समीकरणों से दो परिवर्तनों x और y का मूल्य निकालने के लिए हम प्रथम समीकरण में x का मूल्य y के पदों में लिखते हैं और इस मूल्य को दूसरे समीकरण में प्रतिस्थापित कर पूर्ण हल प्राप्त करते हैं। और इसी विधि का प्रयोग हम समष्टि अर्थशास्त्र में भी करते हैं। और इस अध्याय में हम अर्थव्यवस्था में अंतिम वस्तु की निर्धारित कीमत तथा ब्याज दर के बिना राष्ट्रीय आय के निर्धारण का अध्ययन करेंगे। और इस अध्याय में इस्तेमाल सैद्धांतिक मॉडल जॉन मेलार्ड कीन्स द्वारा दिए गए सिद्धांत पर आधारित है। यानी ये अध्याय में इस्तेमाल सैद्धांतिक मॉडल जो है वो जॉन मेलार्ड कीन्स द्वारा दिए गए सिद्धांत पर आधारित है। अब समग्र मांग तथा इसके अवयव 4.1 में हम देखेंगे समग्र मांग तथा इसके अवयव। तो किसी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत एक दिए हुए वर्ष में उत्पादन गतिविधियों की माप करने से इन मदों का वास्तविक मूल्य प्राप्त होता है, और इन वास्तविक अथवा लेखांकन मूल्यों को हम इन मदों का यथार्थ माप कहते हैं। अब इसमें भी ये प्रश्न आता है, यथार्थ माप किसे कहेंगे। तो किसी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत एक दिए हुए वर्ष में उत्पादन गतिविधियों की माप करने से इन मदों का वास्तविक मूल्य प्राप्त होता है, और इन वास्तविक अथवा लेखांकन मूल्यों को हम इन मदों का यथार्थ माप कहते हैं। अब उपभोग से यह पता नहीं चलता कि वास्तव में किसी निश्चित वर्ष में लोगों ने कितना उपभोग किया, बल्कि उस अवधि में उन्होंने उपभोग की कितनी मात्रा की योजना बनाई।
अब माल सूची, तो उत्पादक ने अपनी माल सूची में कितनी मात्रा में वृद्धि की योजना बनाई है। अब यहाँ प्रश्न आता है माल सूची से आप क्या समझते हैं। तो उत्पादक ने अपनी माल सूची में कितनी मात्रा में वृद्धि की योजना बनाई है। यह मात्रा नियोजित मात्रा से कम या ज़्यादा हो सकती है और उस मात्रा से भिन्न भी हो सकती है जितना कि वह उत्पादन अंतिम रूप से कर पाती है। अब इसको एक उदाहरण के द्वारा हम समझ सकते हैं कि मान लीजिए कि उत्पादक वर्ष के अंतर्गत अपने भंडार में 100 रुपये मूल्य की वस्तु जोड़ने की योजना बनाता है, अतः उस वर्ष में उसका नियोजित निवेश 100 रुपये है, किंतु बाजार में उसकी वस्तु की मांग में अप्रत्याशित वृद्धि के कारण उसकी बिक्री में या विक्रय मात्रा में उस परिमाण से अधिक वृद्धि होती है जितना कि उसने बेचने की योजना बनाई थी, और इस अतिरिक्त मांग की पूर्ति के लिए उसे अपने भंडार से 30 रुपये मूल्य की वस्तु बेचनी पड़ती है। अतः वर्ष के अंत में उसकी माल सूची में केवल 100 ऋण 30 यानी 70 रुपये की वृद्धि होती है। तो उसका नियोजित निवेश 100 रुपये है, यानी उसकी जो योजना थी वो 100 रुपये की, जबकि यथार्थ निवेश केवल 70 रुपये है। अब प्रत्याशित माप, इन परिवर्तनों उपभोग निवेश अथवा अंतिम वस्तुओं के निर्गत के नियोजित मूल्य को हम उनकी प्रत्याशित माप कहते हैं। यानी इन परिवर्तनों उपभोग निवेश अथवा अंतिम वस्तुओं के निर्गत के नियोजित मूल्य को हम उनकी प्रत्याशित माप कहते हैं। तो प्रत्याशित का अर्थ है नियोजित, यथार्थ से अभिप्राय है जो वास्तव में हुआ। फिर उपभोग मांग का सबसे महत्वपूर्ण निर्धारण घरेलू आय है, यानी उपभोग मांग का सबसे महत्वपूर्ण निर्धारित घरेलू आय है। अब एक उपभोग फलन आय तथा उपभोग में संबंध की व्याख्या करता है, यानी आय बढ़ती है तो उपभोग बढ़ता है। तो एक उपभोग फलन आय तथा उपभोग में संबंध की व्याख्या करता है, और उपभोग फलन में यह माना जाता है कि आय में परिवर्तन होने के साथ साथ उपभोग में स्थिर दर से परिवर्तन होता है। यदि आय शून्य भी हो तो भी कुछ उपभोग तो होगा ही, उपभोग शून्य नहीं होगा। यदि आय शून्य है तो कुछ तो उपभोग होगा, उपभोग शून्य नहीं होगा, क्योंकि उपभोग की मात्रा आय से स्वतंत्र है और इसे स्वतंत्र उपभोग भी कहा जा सकता है। और इस फलन की व्याख्या इस प्रकार कर सकते हैं कि C बराबर C बार धन C वाई। अब यहाँ देखेंगे C क्या है, घरेलू क्षेत्र द्वारा किया गया उपभोग व्यय है और यह दो अवयवों से मिलकर बना है। स्वतंत्र उपभोग C बार है और प्रेरित उपभोग C वाई 1 है। तो C वाई आय के स्तर पर निर्भर करता है, प्रेरित उपभोग कहलाता है, और जो आय स्वतंत्र है। और उपभोग का प्रेरित अवयव C वाई उपभोग की आय पर निर्भरता को दर्शाता है। यदि आय में 1 रुपये की वृद्धि हो तो प्रेरित उपभोग में सीमांत उपभोग प्रवृत्ति MPC की वृद्धि होगी। इसे आय में परिवर्तन होने पर उपभोग में परिवर्तन के रूप में समझाया जा सकता है। तो MPC बराबर डेल्टा C बटे डेल्टा Y बराबर C। तो MPC के क्या क्या मान हो सकते हैं? तो MPC के क्या क्या मान हो सकते हैं? जब आय में परिवर्तन होता है तो उपभोग डेल्टा C में होने वाला परिवर्तन कभी भी आय Y डेल्टा में परिवर्तन से अधिक नहीं हो सकता और C का अधिकतम मान 1 हो सकता है। और दूसरी ओर हो सकता है कि आय में परिवर्तन होने पर भी उपभोक्ता अपने उपभोग में परिवर्तन ना करे।
तो इस स्थिति में MPC बराबर 1 सामान्यतः मान 0 तथा 1 के बीच में होता है। तो 0 तथा 1 को मिलाकर इसका अर्थ हुआ कि आय में वृद्धि होने पर मांग में उपभोग में बिल्कुल भी वृद्धि नहीं करेगा। और MPC बराबर 0 आय में वृद्धि होने पर सारी वृद्धि को उपभोग में खर्च कर देगा। अब एक कल्पदेश की कल्पना की गई है जिसका उपभोग फलन है C बराबर 100 धन 0.8 y द्वारा दिया जाता है। और यह बताता है कि कल्पदेश में कोई भी आय नहीं होती। इसके नागरिक 100 रुपये की वस्तुओं का उपभोग करते हैं और कल्पदेश का स्वतंत्र उपभोग 100 रुपये है। इसकी सीमांत उपभोग प्रवृत्ति 0.8 है। इसका अर्थ यह है कि कल्पदेश में 100 रुपये की आय वृद्धि होती है तो उपभोग में 80 रुपये की वृद्धि होगी। अब हम इसके एक और पहलू बचत को देखेंगे, यानी इसका एक और पहलू जो बचत है उसको देखेंगे। तो बचत आय का वह भाग है जो उपभोग नहीं किया गया, यानी S बराबर y माइनस C। तो हम सीमांत बचत प्रवृत्ति MPS को आय में वृद्धि होने पर बचत में परिवर्तन की दर के रूप में भी परिभाषित करते हैं। तो MPS बराबर डेल्टा S बटे डेल्टा y बराबर S, क्योंकि S बराबर y माइनस C। तो S बराबर डेल्टा y माइनस C बटे डेल्टा y। तो बराबर क्या हो जाएगा, डेल्टा y बटे डेल्टा y माइनस डेल्टा C बटे डेल्टा y। तो यहाँ 1 माइनस C। प्रत्याशित निवेश। अब प्रत्याशित निवेश अपन किसे कहेंगे, भौतिक पूंजी स्टॉक जैसे मशीन, भवन, सड़क इत्यादि, अर्थात ऐसी कोई भी चीज़ जिसमें भविष्य में अर्थव्यवस्था की उत्पादन क्षमता में वृद्धि हो। अब माल सूची, तैयार माल का स्टॉक, यानी माल सूची जो होती है तैयार माल का स्टॉक। निवेश वस्तुएं जैसे मशीन भी अंतिम वस्तुओं का भाग है और ये कच्चे माल की तरह मध्यवर्ती वस्तु नहीं है। किसी दिए हुए वर्ष में मशीनों का जो उत्पादन होता है उनका प्रयोग उसी वर्ष अन्य वस्तुओं के उत्पादन में नहीं होता, बल्कि कई वर्षों तक उसकी सेवाएं ली जा सकती है और एक फर्म हर वर्ष उसी मात्रा में निवेश करने की योजना बनाता है। तो यहाँ आय धनात्मक है जो दिए हुए वर्ष में अर्थव्यवस्था में स्वतंत्र निवेश को प्रदर्शित करता है। अब 2 सेक्टर मॉडल में आय का निर्धारण पेज नंबर 58 में देखेंगे आप, 58-59 में। तो 2 सेक्टर मॉडल में आय का निर्धारण यानी द्विक्षेत्रीय अर्थव्यवस्था। तो सरकार रहित अर्थव्यवस्था में अंतिम वस्तु की प्रत्याशित समस्त मांग ऐसी वस्तुओं पर किए गए कुल प्रत्याशित उपभोग व्यय और प्रत्याशित निवेश व्यय का योग होती है। AD बराबर C धन I और C और I के मूल्यों को प्रतिस्थापित करने पर अंतिम वस्तुओं की समस्त मांग को इस प्रकार लिखा जा सकता है। AD बराबर C बार धन I बार धन C y। यदि अंतिम वस्तु बाजार संतुलन में हो तो इसे इस प्रकार लिखा जा सकता है, y बराबर C बार धन I बार धन C बराबर y, जहाँ y अंतिम वस्तु की प्रत्याशित अथवा नियोजित निर्गत है। इसी समीकरण को 2 स्वायत्त पदों C बार और I बार को जोड़कर पुनः सरल किया जा सकता है। तो y बराबर A बार धन C y, जहाँ A बार बराबर C बार धन I बार अर्थव्यवस्था का कुल स्वायत्त यानी स्वतंत्र व्यय है।
वास्तव में स्वायत्त व्यय के दोनों घटक भिन्न भिन्न प्रकार से व्यवहार करते हैं। तो अर्थव्यवस्था के जीवन निर्वाह उपभोग स्तर को प्रदर्शित करने वाला सी वार प्रायः स्थिर रहता है। यानी अर्थव्यवस्था के जीवन निर्वाह उपभोग स्तर को प्रदर्शित करने वाला सी वार प्रायः क्या रहता है? स्थिर रहता है। किंतु आई वार में उतार चढ़ाव देखा जाता है या परिवर्तित होता है। यहाँ हम ध्यान देंगे कि समीकरण 4(3) की बाईं ओर y पद अंतिम वस्तु की प्रत्याशित निर्गत अथवा नियोजित पूर्ति को प्रदर्शित करता है। अब दूसरी ओर दाईं ओर की अभिव्यक्ति से अर्थव्यवस्था में अंतिम वस्तु की प्रत्याशित अथवा नियोजित समस्त मांग प्रदर्शित होती है। जब अंतिम वस्तु बाजार और अर्थव्यवस्था संतुलन की स्थिति में होती है तभी प्रत्याशित पूर्ति प्रत्याशित मांग के बराबर होती है और कुल निर्गत का यथार्थ मूल्य हमेशा अर्थव्यवस्था के यथार्थ उपभोग और यथार्थ निवेश के कुल योग के बराबर होता है। यदि अंतिम वस्तु के निर्गत से जो कि उत्पादक किसी नियत वर्ष में उत्पादन करने का नियोजन करता है, अंतिम वस्तु की प्रत्याशित मांग कम हो तो यह सही नहीं होगा। गोदाम में स्टॉक का अंबार लग जाएगा जिसे माल सूची का अनभिप्रेत संचय कहा जाएगा और माल सूची या स्टॉक फर्म के पास ही रहता है और माल सूची में परिवर्तन को माल सूची निवेश भी कहा जाता है। यानी माल सूची में परिवर्तन को माल सूची निवेश भी कहा जाता है और यह ऋणात्मक और धनात्मक भी हो सकता है। यदि माल सूची में वृद्धि होती है तो ये धनात्मक माल सूची निवेश है और माल सूची में कमी होती है तो ये ऋणात्मक माल सूची निवेश है। और माल सूची निवेश भी दो कारणों से होता है। पहला, फर्म कुछ कारणों से कुछ स्टॉक अपने पास रखने का निर्णय लेती है, इसे नियोजित माल सूची निवेश कहा जाता है। अब यहाँ नियोजित माल सूची किसे कहते हैं तो ये भी प्रश्न परीक्षा में पूछा जाता है। तो फर्म कुछ कारणों से कुछ स्टॉक अपने पास रखने का निर्णय लेती है और इसे नियोजित माल सूची निवेश कहा जाता है। और वास्तविक बिक्री नियोजित बिक्री से कम या ज़्यादा हो जाती है तब फर्मों को माल सूची में वृद्धि या कमी करनी पड़ जाती है और इसे अनियोजित माल सूची निवेश कहा जाता है। अब ये प्रश्न भी बनता है कि अनियोजित माल सूची निवेश किसे कहा जाता है। अतः नियोजित y नियोजित C धन I से अधिक है, फिर भी वास्तविक C धन Y के बराबर होगी। यानी दाईं ओर यथार्थ निवेश में मालों का अनभिप्रेत संचय के रूप में अतिरिक्त निर्गत को दर्शाता है। अब त्रिक्षेत्रीय अर्थव्यवस्था, यानी यहाँ पे अब इस अर्थव्यवस्था में सरकार शामिल हो जाती है। सरकार के द्वारा किए गए आय और व्यय को शामिल किया जाता है। तो सरकार को क्या प्राप्त होता है? टैक्स या कर, उसको T से प्रदर्शित किया गया है और सरकारी व्यय को G से व्यक्त किया है और कुल आय से कुल व्यय को घटा दिया जाता है। तो सरकार अपने व्यय G के माध्यम से समस्त मांग में वृद्धि करती है और दूसरी ओर सरकार कर लगाकर परिवारों की आय का एक अंश ले लेती है और एक अंश का व्यय उपभोग के लिए करती है। फिर अपन देख लेंगे इसी में गुणक क्रिया विधि। अब अपन पहले पढ़ते थे ना, उत्पादन के 5 साधन होते हैं, लेकिन अभी इसमें उत्पादन के 4 साधन माने गए हैं: भूमि, श्रम, पूंजी और साहस। अब इसमें संगठन को उसने हटा दिया है। तो श्रम को मजदूरी प्राप्त होती है, पूंजी को ब्याज, भूमि को लगान और साहसी को लाभ या हानि प्राप्त होता है। तो आय में वृद्धि को ही गुणक कहते हैं। फिर इसमें एक प्रश्न आता है मितव्ययता का विरोधाभास। तो बचत उसको मितव्ययता, अर्थशास्त्र में बचत को मितव्ययता का
कहा जाता है। तो बचत मितव्ययता का विरोधाभास यह बताता है कि यदि एक अर्थव्यवस्था में सभी लोग अपनी आय का अधिक भाग बचत करना आरंभ कर देते हैं तो कुल बचत का स्तर या तो स्थिर रहेगा या कम हो जाएगा। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि यदि अर्थव्यवस्था में सभी लोग अपनी आय को कम बचाना आरंभ कर देते हैं तो अर्थव्यवस्था में कुल बचत का स्तर बढ़ जाएगा। यदि लोग ज़्यादा मितव्ययी हो जाते हैं तो अपने आय का पूर्व स्तर या उनकी आय का स्तर गिर जाएगा। तो इस परिणाम को मितव्ययता का विरोधाभास कहते हैं। फिर प्रभावी मांग, यदि आपूर्ति पूर्णतः लोचदार है तो दी गई कीमत पर उत्पाद का निर्धारण पूर्णतः सामूहिक मांग पर निर्भर करता है और इसे प्रभावी मांग कहते हैं। अब दी गई कीमत पर साम्य उत्पाद, सामूहिक मांग और ब्याज की दर का निर्धारण निम्न समीकरण द्वारा किया जाता है। तो स्वायत्त व्यय गुणक डेल्टा वाई अपान डेल्टा ए बराबर I/1 माइनस सी। अब इसमें आप देख लेंगे बुक में, आप शुरू से देख लीजिए। सबसे पहले जो आप निकाल लीजिए अध्याय 4 आय और रोजगार का निर्धारण। उसमें आप अंडरलाइन कर लेंगे कि सेटेरिस पारिवस की मान्यता, इसको अंडरलाइन कर लेंगे। उसके शाब्दिक अर्थ यदि अन्य बातें समान रहें, ये भी अंडरलाइन कर लेंगे। फिर आप इधर आ जाएंगे बिना राष्ट्रीय आय का, लास्ट उसमें बिना राष्ट्रीय आय के निर्धारण का अध्ययन करेंगे। तो इस अध्याय में इस्तेमाल सैद्धांतिक मॉडल जॉन मेलार्ड कीन्स द्वारा दिए गए सिद्धांत पर आधारित है। इसको भी आप अंडरलाइन कर लेंगी। फिर आप आ जाएंगे इधर उपभोग मांग का सबसे महत्वपूर्ण निर्धारण घरेलू आय है। यहाँ इसको भी आप देख लेंगी और अंडरलाइन कर लेगी। फिर स्वतंत्र उपभोग और प्रेरित उपभोग, ये सेकंड पैराग्राफ में, इसको भी आप अंडरलाइन करें। फिर प्रत्याशित निवेश किसे कहते हैं, इसको भी आप अंडरलाइन कर लेंगी। फिर आ जाएंगी 4.2 सेक्टर मॉडल में आय का निर्धारण। तो सेक्टर मॉडल में आय का निर्धारण में आप देखेंगी अर्थव्यवस्था का कुल स्वायत्त व्यय। वास्तव में स्वायत्त व्यय के ये 2 घटक भिन्न भिन्न प्रकार के व्यवहार करते हैं और अर्थव्यवस्था के जीवन निर्वाह उपभोग स्तर को प्रदर्शित करते हैं। सी बार प्रायः स्थिर ही रहता है किंतु आई बार में समय समय पर उतार चढ़ाव होता है। इसको आप अंडरलाइन कर लेंगी। फिर वस्तुओं की प्रत्याशित निर्गत अथवा नियोजित पूर्ति, इसको भी आप अंडरलाइन कर लेंगी। फिर यहाँ आ जाएंगी आप गोदाम में स्टॉक का अंबार लगा रहेगा और माल सूची का अनभिप्रेत संचय कहा जाएगा। अनभिप्रेत संचय, ये परीक्षा में पूछा जा सकता है, नया शब्द है। स्टॉक के लिए उसने माल सूची या स्टॉक, दोनों एक चीज़ है, माल सूची या स्टॉक, इसको भी आप अंडरलाइन कर लेंगी। और ये ऋणात्मक और धनात्मक हो सकता है, इसको भी आप अंडरलाइन कर लेंगी। और ये 2 कारणों से होता है निवेश, इसे भी आप अंडरलाइन कर लेंगी कि माल सूची निवेश, नियोजित माल सूची निवेश और अनियोजित माल सूची निवेश किसे कहते हैं। फिर आप आ जाएंगी पेज नंबर 61 पर। 61 पर भी आप देख लेंगी। और सेकंड पैराग्राफ जो है आपका अर्थव्यवस्था में सरकार को शामिल करेंगे। अंतिम वस्तु और सेवाओं की समस्त मांग को प्रभावित करने वाले सरकार के मुख्य कार्यकलाप का संक्षिप्त विवरण राजकोषीय परिवर्तन कर, यानी उसको टी, और सरकारी व्यय जी से दर्शाया जाता है। इसको आप अंडरलाइन कर लेंगे। फिर आप अब इधर आ जाएंगी समग्र मांग में परिवर्तन का आय और उत्पादन पर
क्या प्रभाव पड़ता है। तो ये संतुलित स्तर समग्र मांग पर निर्भर करता है। अतः यदि समग्र मांग में परिवर्तन होता है तो आय का संतुलित स्तर में भी परिवर्तन होता है। इसको भी आप अंडरलाइन कर लेंगी। उपभोग में परिवर्तन, निवेश में परिवर्तन, ये सब अंडरलाइन कर लें आप। अलग से आपको ये सब बता दिया गया है। गुणक में भी आप पहला ग्राफ में अंडरलाइन कर लेंगी। फिर मितव्ययता का विरोधाभास दिया हुआ है, इसको मैंने बहुत शॉर्ट में और सरल शब्दों में अलग से बता दी हूँ, इसे भी आप देख लेंगी। अब इसमें आ जाएंगी आप जो छोटे छोटे जो प्रश्न हैं, है ना, छोटे जो प्रश्न दिए हैं कि जैसे सेटेरिस पारिवश की मान्यता किसे कहते हैं, प्रत्याशित निवेश किसे कहते हैं, माल सूची स्टॉक का अनभिप्रेत किसे कहते हैं, नियोजित माल सूची निवेश किसे कहते हैं, अनियोजित माल सूची निवेश किसे कहते हैं, और मितव्ययता का विरोधाभास को समझाइए, और सीमांत उपभोग प्रवृत्ति किसे कहते हैं। इस चैप्टर को ध्यान से पढ़ के और समझ के जो मैंने बताए हैं उसके आधार पे इन प्रश्नों के उत्तर आप लिखेंगी और मुझे व्हाट्सएप पर भेजेंगी। और अगर कोई समस्या है तो मुझसे दोबारा इस प्रश्नों के उत्तरों को प्राप्त कर लेंगे। धन्यवाद। घर में रहिए, स्वस्थ रहिए।